हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस कंटेक्स्ट में आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है, बेसिकली उसके अंदर एक टॉपिक के ऊपर चर्चा की जाएगी। जो टॉपिक आपका इंडियन पिनल कोड जो आपका सन 1860 का है, लेकिन उस वक्त उसके अंदर इस प्रावधान या इस प्रोविज़न का जिक्र नहीं था और इस प्रोविज़न को अमेंडमेंट एक्ट 1986 के तहत इंसर्ट किया गया था। और वो प्रोविज़न कोई और नहीं बल्कि आपके सामने है डाउरी डेथ के नाम से, जिसको कि आप लोग सेक्शन 304 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस पूरी की पूरी क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है, बेसिकली वो है आपका डाउरी डेथ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें दो चीज़ों को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। पहली बात ये कि डाउरी क्या है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जिस डेथ की बात की जा रही है पर्टिकुलरली वो डेथ कौन सी डेथ मानी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि डाउरी का जो एग्जैक्ट मतलब है वो मतलब वही समझा जाएगा जैसा कि सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, जो कि आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत गवर्न किया जाता है। अब रहा सवाल डेथ का, तो यहाँ पर जो डेथ आपके सामने पेश किया जाता है या यहाँ पर जिस डेथ के बारे में बात की जाती है, बेसिकली वो डेथ एक ऐसी डेथ है जो शायद किसी बॉडीली इंजरी की वजह से हुई हो। वो डेथ एक ऐसी डेथ है जो शायद जलने की वजह से हुई हो। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, चाहे कोई बर्न इंजरी हो, चाहे कोई बॉडीली इंजरी हो, चाहे कोई फैटल इंजरी हो, और ये सारी की सारी जो इंजरीज है ना, वो अदर देन ऑन दी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। यानी कि एक सामान्य परिस्थिति में एक महिला की मृत्यु ना तो जलने से हो सकती है, ना ही किसी फैटल इंजरी की वजह से हो सकती है, और ना ही किसी भी शारीरिक चोट की वजह से हो सकती है। नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ पर जिस महिला के मृत्यु के बारे में बात की जा रही है, बेसिकली वो एक शादीशुदा महिला है, और जिस दिन उसकी शादी हुई है उससे ठीक 7 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ कॉज हुई है। और डेथ किन परिस्थितियों में कॉज हुई है उसका जिक्र ऑलरेडी आपके द्वारा किया जा चुका है। अब यहाँ पे जो नंबर 3 पे जो चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, बेसिकली वो होता है कि जिस वक्त उस महिला की डेथ हुई थी, ठीक उससे पहले यानी कि जस्ट सून बिफोर हर डेथ, दैट महिला वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और दी हरासमेंट इन कनेक्शन इन द डिमांड ऑफ द डॉरी फ्रॉम द साइड ऑफ द हस्बैंड और देयर रिलेटिव। यानी कि जिस वक्त उस महिला की मृत्यु हुई है, जो एक नॉर्मल परिस्थिति नहीं है, जो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, और मृत्यु से ठीक पहले वो महिला शिकार थी एक प्रकार की क्रूरता के या अमानवीय व्यवहार के। और आमतौर पर उस महिला के अगेंस्ट जो क्रुएल्टी या जो हरासमेंट का एक्ट कमिट किया जा रहा था, या तो वो किया जा रहा था उसके हस्बैंड के द्वारा यानी कि उसके पति के द्वारा, और या तो किया जा रहा था उसके पति के सगे और संबंधियों के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर क्रुएल्टी और हरासमेंट को कमिट करने के पीछे का एग्जैक्ट मोटिव क्या था। तो वो मोटिव यहाँ पर आपके सामने नजर आता है, डिमांड ऑफ डाउरी। यानी कि उस महिला को जो टॉर्चर किया जा रहा था या उस महिला को जो परेशान किया जा रहा था, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था कि ताकि हम उस महिला के जो नेचुरल पेरेंट्स हैं उनसे हम किसी भी तरह की डिमांड को फुलफिल करवा सकें। तो कहीं ना कहीं हम उस महिला के ऊपर जो भी क्रुएल्टी का एक्ट कमिट कर रहे हैं या जो भी हमने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया है, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके फैमिली के ऊपर डालना था कि जो अगर आपने हमारी डिमांड को पूरी नहीं किया तो आपकी बच्ची के या आपकी डॉटर के या आपकी बहन के सर्वाइवल के जो चांसेस हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो आमतौर पे ये पूरा का पूरा जो सेक्शन 304 है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 बिंदुओं के ऊपर आधारित होता है कि आमतौर पर एक महिला की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है, जिस वक्त मृत्यु उसकी हो चुकी रहती है, अभी उसकी शादी को 7 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, और मृत्यु से ठीक पहले वो शिकार है एक प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस की, वो शिकार है एक प्रकार के क्रुएल्टी की, वो शिकार है एक प्रकार के हैरेसमेंट की। और आमतौर पर ये 3 चीज़ें या इन तीनों में से
कोई भी एक चीज़ें जो कमिट की जा रही हैं उसके अगेंस्ट, वो उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा कमिट किया जाता है। और उसके पीछे जो मेन मोटिव होता है वो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर अक्यूज्ड के ऊपर या सस्पेक्टेड के ऊपर 304 बी का ऑफेंस प्रूफ हो जाता है तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को कम से कम 7 साल की सजा मिलती है और वो सजा आपकी बढ़कर उम्र कैद में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर 304 बी की FIR लॉस्ट है, जिसका पूरा का पूरा ट्रायल चला और ट्रायल के अंदर अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है तो दैट पर्सन विल हैव टू स्टे बिहाइंड द बार फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 7 years, बट दिस पीरियड मे एक्सटेंडेड अप टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि वो उम्र कैद में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 केस लॉस देखने को मिलते हैं। एक केस है आपका मुस्तफ़ा शाहदल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है और उन्होंने खास तौर से एम्फेसाइज किया है सून बिफोर हर डेथ, यानी कि जिस वक्त उस महिला की मृत्यु हुई थी उससे ठीक पहले दैट महिला वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी एज वेल एज द हरासमेंट इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ द डाउरी। तो कुल मिला के यहाँ पर आमतौर पे जो क्रुएलिटी है या जो हरासमेंट है या जो डिमांड ऑफ डाउरी है और जो डेथ है उसके बीच जो एक टाइम गैप है उसको बहुत ही ज़्यादा कंसीडर्ड नहीं किया गया है, यानी कि उसके कंटेक्स्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना होगा कि जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम जो होता है या प्रॉक्सिमिटी ऑफ जो पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लेस कंसीडर किया है और उन्होंने इस बात पर खास तौर से कहा है कि देयर मस्ट बी existence of the proximate and the life link between the effect of the cruelty based on dowry demand and the concerned death, यानी कि डिमांड ऑफ डाउरी की वजह से जो भी क्रुएल्टी उसके अगेंस्ट कमिट किया गया है या जो भी हरासमेंट उसके अगेंस्ट कमिट किया गया है उसका रिजल्ट किस रूप में आया, डेथ के रूप में आया और उनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह आपका जो दूसरा केस है जो बात करता है गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, यहाँ पर भी इसी बात पर एम्फेसाइज किया गया है कि अगर आपको 304 बी प्रूफ करना है तो सबसे पहले जो चीज़ आपको सिद्ध करनी होगी वो करनी होगी डिमांड ऑफ डाउरी की, यानी कि first of all you will have to prove the fact before the honorable court that there is a consistent demand from the side of the lost family in regards to the monetary benefit। अगर आपने डाउरी की डिमांड को आपने सिद्ध कर दिया तो उसके बाद हम बाकी के एसेंशियल एलिमेंट्स को देखते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या 304B के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है 304B, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस के एग्जामिनेशन दोनों के नज़रिए से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो रेज ये होते हैं कि 304B इंडियन पिनल कोड के अंदर कब इंसर्ट किया गया या कब ये आपका इफेक्ट हुआ है या कब इसको लागू किया गया है। दूसरी बात, इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनसे सवाल आपसे रेज किए जाते हैं और इसके अलावा 1 या 2 जो लीडिंग केस लॉज हैं वहाँ से भी आपके सवाल रेज किए जाते हैं। और जब हम 304B की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113B का भी जिक्र करना ज़रूरी है, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इट्स ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पिनल कोड और इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी भी स्टेट का कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जो आपके लॉ की फील्ड में हो और उसके अंदर कम से कम ऑफेंस अगेंस्ट दी बॉडी या डाउरी डेथ से रिलेटेड कोई सवाल ना आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।